तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th का फर्स्ट लेसन, हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज। और मुझे पूरी उम्मीद है यदि आपने इस लेसन को ठीक से देख लिया, सुन लिया, तो आप इस लेसन में से किसी भी क्वेश्चन का जवाब ठीक से दे सकते हैं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरटेट, एचटेट या सीटेट, उनके लिए भी ये लेसन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इससे रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए उस एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज। तो हर्षवर्धन के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि हर्षवर्धन कौन था और किस प्रकार से उसने भारतवर्ष में शासन किया। हर्षवर्धन भारत के आखिरी महान राजाओं में से एक थे। 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक मगध पर से भारत पर राज करने वाले गुप्त वंश का जब अंत हुआ, तब देश के क्षितिज पर सम्राट हर्ष का उदय हुआ। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधने में सफलता हासिल की। 16 वर्ष की छोटी उम्र में राजा बन गए थे। बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद हर्षवर्धन को राजपाट सौंप दिया गया। खेलने कूदने की उम्र में हर्षवर्धन को राजा शशांक गौर के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। शशांक गौर ने ही राज्यवर्धन की हत्या की थी और चीन के साथ बेहतर संबंध भी हर्षवर्धन ने ही बनाए थे। 21वीं सदी में जहां भारत और चीन जैसे उभरते हुए देशों के बीच राजनीतिक संबंध बिगड़ते नजर आ रहे हैं, वहीं 7वीं सदी में हर्ष ने कला और संस्कृति के बलबूते पर दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बनाकर रखे थे। इतिहास के मुताबिक चीन के मशहूर चीनी यात्री हवेन सांग हर्ष के राज दरबार में 8 साल तक उनके दोस्त की तरह रहे थे। तो जानते हैं अब इसी लेसन में हर्षवर्धन के बारे में और उसके तत्कालीन समाज के बारे में। सम्राट हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के महान शासक, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधा। आइए इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद समस्त भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। ये छोटे छोटे राज्य एक दूसरे से आपस में झगड़ते रहते थे। इसी समय हुए हुनों के आक्रमणों ने स्थिति को और भी अधिक खराब बना दिया। ऐसे समय में पुष्यभूति ने थानेश्वर में पुष्यभूति नामक वंश की स्थापना की। इस वंश के शासकों का वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है। पुष्यभूति वंश के शासक नरवर्धन, राज्यवर्धन तथा आदित्यवर्धन, जो 505 ईस्वी से 580 ईस्वी तक हर्षवर्धन के कवि बाण भट्ट की रचना से तथा बांसखेड़ा व मधुबन के ताम्रपत्र अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है कि नरवर्धन, राज्यवर्धन व आदित्यवर्धन, इन तीनों शासकों ने 505 ईस्वी से 580 ईस्वी तक शासन किया। ये तीनों शासक पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे। इसी कारण उन्होंने महाराज की उपाधि धारण। प्रभाकर वर्धन 580 ईस्वी से 605 ईस्वी तक। प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। उसने महाराजा धीराज तथा परम भट्टारक की उपाधियां धारण की। महाराजा धीराज का मतलब होता है सबसे बड़ा राजा। उसने 580 ईस्वी से 605 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपने शासनकाल में अनेक युद्धों में भाग लिया। बाण भट्ट ने उसकी प्रशंसा में हुनों के लिए शेर तथा सिंधु देश के लिए जवर बताया है। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी, राज्यवर्धन, राज्यश्री तथा हर्षवर्धन। देखिए इस पैसेज में हमें ये जानकारी मिलती है कि बाण भट्ट जो है वो प्रभाकर वर्धन के दरबारी कवि थे। उनके दरबार के एक मशहूर कवि थे वो। और राज्यवर्धन की 3 संतानें थी। पहला था राज्यवर्धन, फिर दूसरा राज्यश्री और तीसरा हर्षवर्धन। राज्यश्री जो है उनकी बहन का नाम है राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की। राज्यवर्धन 605 ईस्वी से 606 ईस्वी तक। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद 605 ईस्वी में उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। उसने भी महाराजा धीराज एवं परम भट्टारक की उपाधियां धारण की। वह भी अपने माता पिता की भांति वीर एवं साहसी था। उसे अपने शासनकाल के आरंभिक दिनों में ही एक संकट का सामना करना पड़ा था। उसे दूतों द्वारा यह दर्दनाक सूचना मिली कि मालवा के शासक देवगुप्त गौड़, प्रदेश के राजा शशांक वल्लभी के राजा ध्रुवसेन ने संयुक्त रूप से उसके बहनोई कन्नौज के शासक
ग्रहवर्मन मौखरी के साथ युद्ध करके हत्या कर दी तथा उसकी बहन राज्यश्री को बंदी बना लिया। यह समाचार सुनकर राज्यवर्धन अत्यंत क्रोधित हो उठा। वह तुरंत ही 10,000 सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस संकट के समय राज्यवर्धन के छोटे भाई हर्षवर्धन ने भी उसके साथ जाने का आग्रह किया, किंतु राज्यवर्धन ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि हिरण का शिकार करने के लिए एक ही शेर पर्याप्त है। राज्यवर्धन ने इस युद्ध में साहस का परिचय देते हुए मालवा के शासक देवगुप्त को पराजित कर दिया, परंतु गौड़ प्रदेश के राजा शशांक ने धोखे से 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो इसमें ये जानकारी मिलती है कि उनका विवाह जो कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन मौखरी के साथ हुआ था, जिनका नाम राज्यश्री था। तो वल्लभी के राजा थे ध्रुवसेन और गौड़ प्रदेश के राजा थे शशांक। दोनों ने मिलकर राज्यश्री के पति ग्रहवर्मन मौखरी को युद्ध में हरा दिया था और उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद राज्यवर्धन ने इसका बदला लेने के लिए उसके ऊपर 10,000 हाथियों का बल लेकर के उसके ऊपर चढ़ाई कर दी थी। तो जानते हैं हर्षवर्धन का आरंभिक जीवन कैसा था, कौन कौन उसके परिवार में थे, कैसी शिक्षा थी, कैसे अभ्यास करता था। तो सबसे पहले है जन्म। हर्षवर्धन का जन्म 4 जून 590 ईस्वी को थानेश्वर के विशाल राज्य में हुआ। हर्षवर्धन के जन्म के बाद कई दिनों तक समस्त राज्य में उत्सव मनाया गया। उनके माता पिता का नाम यशोमती देवी तथा पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन अपनी माता की भांति सहनशील तथा पिता की भांति साहसी एवं प्रतापी राजा था। भाई बहन, हर्षवर्धन 3 भाई बहन थे। सबसे बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन, फिर बड़ी बहन का नाम राज्यश्री और हर्षवर्धन सबसे छोटे थे। हर्षवर्धन अपने भाई का बहुत आदर करता था। वह अपनी बहन से अथाह प्रेम भी करता। शिक्षा, हर्षवर्धन बहुत ही विद्वान एवं बुद्धिमान था, जिसे यह अनुमान लगाया जाता है कि हर्षवर्धन की शिक्षा दीक्षा का उचित ढंग से प्रबंध किया गया था। उसके बाद आता है शास्त्राभ्यास व युद्धाभ्यास। हर्षवर्धन का बचपन उनकी माता यशोमती के भतीजे भंडी के साथ बीता था, यानी भंडी उसके मामा का लड़का था। निरंतर शास्त्राभ्यास व युद्धाभ्यास से वह एक श्रेष्ठ घुड़सवार योद्धा बने। हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट की रचना हर्षचरित से यह जानकारी मिलती है कि जब हर्षवर्धन प्रतिदिन युद्धाभ्यास करते थे तो शास्त्रों के निशानों से उनके हाथ काले पड़ जाते। तो हर्षचरित की रचना की थी बाण भट्ट ने, जो एक बहुत बड़ा काव्य था। और बाण भट्ट जो है वो हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे। सम्राट हर्षवर्धन के राज्य की प्रथम राजधानी थानेश्वर, देखिए अब थानेश्वर को कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो हमारे हरियाणा में स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी और हर्ष का टीला पहले किला था, जिसकी 52 बुर्जियां थी। बुर्जियां यानी मंजिलें बनी हुई थी, जैसे आज के टाइम हम फ्लोर बोल देते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरह से 52 बुर्जियां बनी हुई थी। थानेसर राज्य में राज्याभिषेक 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। बड़े भाई की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत मात्र 16 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री भंडी के परामर्श से हर्षवर्धन का राज्याभिषेक 606 ईस्वी में थानेसर में किया गया था। तो हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब हुआ? 606 ईस्वी में और थानेसर में किया गया था। कन्नौज की प्राप्ति। राज्याभिषेक के उपरांत हर्ष ने सबसे पहले अपने शत्रुओं से बदला लिया। उस समय हर्षवर्धन को पता चला कि राज्यश्री कारागार से भागकर विंध्याचल के जंगलों में चली गई है। हर्षवर्धन ने दिवाकर मित्र नामक बौद्ध सन्यासी की सहायता से अपनी बहन को खोज लिया। उस समय वह सती होने जा रही। हर्षवर्धन अपनी बहन को सकुशल देखकर प्रसन्न हो गया और जब हर्षवर्धन अपनी बहन के साथ कन्नौज पहुंचे तो प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। राज्यश्री के आग्रह पर हर्ष ने थानेसर को कन्नौज में मिलाकर अपनी राजधानी कन्नौज को घोषित कर दिया। थानेसर तथा कन्नौज के मिलने से हर्षवर्धन की ताकत दोगुनी हो गई। इस प्रकार अपनी आरंभिक समस्याओं पर काबू पाते ही हर्ष ने अपना विजय अभियान शुरू कर दिया। तो राजा जिस बौद्ध सन्यासी की उसने सहायता प्राप्त की थी उसका नाम था दिवाकर मित्र। और किस लिए सहायता प्राप्त की थी? ताकि वह अपनी बहन को उस जंगल में खोज सके। और उसके बाद थानेसर के बाद उसने अपनी राजधानी बनाई कन्नौज। हर्षवर्धन एक कुशल योद्धा व सेनापति थे। उनकी प्रमुख विजय व साम्राज्य विस्तार निम्न प्रकार से है। गौड़ प्रदेश की विजय। गौड़, जिसको बंगाल के नाम से जानते हैं। गौड़ का शासक शशांक हर्ष का सबसे बड़ा शत्रु था। वह शैव मत को मानता था।
वह बौद्ध मत का घोर विरोधी था। उसने पवित्र गया का बौद्ध वृक्ष भी कटवा दिया। शुरू में हर्ष ने भंडी को सेना के साथ गौड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, परंतु भंडी और सेना उसका पूरी तरह से दमन नहीं कर सके। बाद में हर्ष ने कामरूप के राजा भास्कर वर्मन से संधि कर ली तथा इन दोनों ने मिलकर शशांक को बुरी तरह से पराजित किया। अंत में शशांक को युद्ध छोड़ जान बचाकर भागना पड़ा। गया में जो बौद्ध वृक्ष है, जहां पर महावीर बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, उस वृक्ष को इसने कटवा दिया था बंगाल के शासक शशांक ने। और उसके बाद भास्कर वर्मन से संधि करके हर्षवर्धन ने उसको बुरी तरह से पराजित किया था। 5 प्रदेशों की विजय। हवेन सांग के अनुसार हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक 6 वर्षों यानी 606 ईस्वी से 612 ईस्वी तक 5 प्रदेशों के शासकों से निरंतर युद्ध किए। इन युद्धों के अंत में हर्ष की ही विजय हुई और हर्ष ने इन्हें अपने राज्य में मिला लिया। ये 5 राज्य पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगाल और उड़ीसा थे। इन विजयों से हर्ष की प्रतिष्ठा व कीर्ति बढ़ गई। वल्लभी की विजय। हर्षवर्धन के समय में वल्लभी गुजरात, जो अभी पहले नाम से जानते थे वो वल्लभी के नाम से जानते थे, एक शक्तिशाली व संपन्न राज्य था। भौगोलिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण था। हर्षवर्धन ने 630 ईस्वी में एक विशाल सेना के साथ वल्लभी पर आक्रमण कर दिया। वहां ध्रुवसेन द्वितीय का शासन था। इस युद्ध में ध्रुवसेन की पराजय हुई और उसे भड़ोच के राजा दद्दा द्वितीय के पास शरण लेनी पड़ी। दद्दा के कहने पर हर्ष ने ध्रुवसेन का राज्य उसे लौटा दिया तथा ध्रुवसेन ने हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार कर ली। हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन से करके उसे अपना जमाता बना लिया यानी जमाई बना लिया। तो हर्षवर्धन की पुत्री का विवाह हुआ ध्रुवसेन के साथ और ध्रुवसेन जो है वल्लभी का एक शक्तिशाली संपन्न राज्य का शासक था। लेकिन बाद में हर्षवर्धन ने उसको हरा करके उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। लेकिन ध्रुवसेन दद्दा के पास जाकर के शरण लेकर के उसे अपनी जान बचानी पड़ी। कामरूप की विजय। हर्षवर्धन ने कामरूप के शासक भास्कर वर्मन को पराजित करके उसके राज्य को भी अपने अधीन कर लिया था। किंतु हर्ष ने शशांक को हराने के लिए भास्कर वर्मन की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उसे उसका राज्य वापस कर दिया। भास्कर वर्मन ने हर्ष की अधीनता पहले ही स्वीकार कर ली थी। कन्नौज सम्मेलन के दौरान उसने कई हाथी हार में दिए। सिंध की विजय। और भास्कर वर्धन ने सिंध के राजा को पराजित करके सिंध पर अधिकार कर लिया, किंतु उसकी मृत्यु के बाद अराजकता का लाभ उठाकर सिंध ने पुनः स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। हर्ष ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करके सिंध पर आक्रमण कर एक प्रभावशाली विजय प्राप्त की। कश्मीर की विजय। हर्षवर्धन के शासनकाल में कश्मीर का राजा दुर्लभ वर्धन था। ऐसा माना जाता है कि कश्मीर के एक विहार में महात्मा बुद्ध का एक पवित्र दांत रखा था जिसमें सदैव रोशनी रहती थी। हर्ष ने कश्मीर के राजा दुर्लभ वर्धन को हराकर बलपूर्वक उसे अधीनता स्वीकार करवाई तथा महात्मा बुद्ध का पवित्र दांत ले जाकर कन्नौज के बिहार में स्थापित करवाया। देखिए, इस पैसेज में बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि कश्मीर का राजा दुर्लभ वर्धन था और वहां पर महात्मा बुद्ध का एक पवित्र दांत रखा था जिसमें सदैव रोशनी प्रकट होती थी और दुर्लभ वर्धन से वो दांत लेकर के कन्नौज में स्थापित कर दिया था। नेपाल की विजय। बाण भट्ट के अनुसार हर्ष द्वारा बर्फीले प्रदेश में आक्रमण कर विजय प्राप्त की गई थी। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि यह नेपाल ही होगा। इसका कारण यह भी है कि नेपाल के शासक अंशुवर्मन ने अपने राज्य में हर्ष संवत का प्रचलन आरंभ किया था, जो यह प्रमाणित करता है कि अंशुवर्मन ने ही हर्षवर्धन की अधीनता को स्वीकार किया था। तो इस पैसेज में पता लगता है कि नेपाल का राजा कौन था? अंशुवर्मन। गंजम विजय। हर्ष की अंतिम विजय गंजम थी, जिसे अब उड़ीसा के नाम से जानते हैं। यह प्रदेश पूर्वी तट उड़ीसा पर स्थित है। इस क्षेत्र पर हर्ष के आरंभिक आक्रमण सफल नहीं रहे। अंत में 643 ईस्वी में वह इस पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा, क्योंकि इस समय पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो चुकी थी, जो उसका समकालीन शासक था। उड़ीसा के 80 नगरों को उसने स्थानीय बौद्ध मंदिर को दान में दे दिया था। राज्याभिषेक का मतलब होता है राज सिंहासन या गद्दी पर बैठने के समय होने वाला वैदिक संस्कार या फिर राज तिलक। विहार यानी बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह। अराजकता राजा न होने की स्थिति में फैली
अव्यवस्था को ही अराजकता का नाम दिया गया है। संवत समय गणना का भारतीय मापदंड। हर्ष का साम्राज्य। हर्षवर्धन ने अपने सैनिक अभियानों के परिणाम स्वरूप एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। उसका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में मध्यांचल तक, पूर्व में कामरूप से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ है। विदेशों के साथ संबंध कैसे थे उसके? हर्ष ने विदेशों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए। विदेशों से व्यापार होता था, विदेशों में राजपूत भेजे जाते थे तथा भारत में विदेशी यात्री भी आते थे। प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग भी हर्षवर्धन के समय में ही भारत आया तथा 8 वर्ष हर्ष के दरबार में ही रहा। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। तो सबसे पहले जो चीनी यात्री आया था वो ह्वेनसांग था। ह्वेनसांग जो है वो अपने दल का यात्रियों का यानी राजकुमार कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध। हर्षवर्धन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था, तो दूसरी ओर पुलकेशिन द्वितीय दक्षिणी भारत का शक्तिशाली शासक था। हर्ष की भांति ही वह भी एक महत्वाकांक्षी राजा था। हर्ष द्वारा वल्लभी पर विजय के बाद पुलकेशिन द्वितीय शंकित हो गया और युद्ध अनिवार्य हो गया था। हर्ष ने पुलकेशिन का सामना करने के लिए 5 प्रदेशों से सेना एकत्रित कर ली थी और 633 ईस्वी में सेना के साथ हर्ष ने पुलकेशिन पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध नर्मदा नदी के किनारे पर हुआ। इस युद्ध में हर्ष की पराजय हुई। इस मैप के द्वारा बताया गया है कि हर्षवर्धन ने भारत के कितने हिस्से पर अपना जो है वर्चस्व स्थापित कर लिया था। जैसे कि जो येलो कलर में दिखाया गया है वो हर्ष के पूर्ण रूप से उसका साम्राज्य है, यानी मथुरा, उदयपुर, उज्जैन, प्रयाग, काशी, नालंदा, राजपूत, और जो ये महत्वपूर्ण केंद्र हैं जैसे पटकल, बहामी, चालुक्य, गंटूर, कांचीपुरम, ये भी उनके प्रभाव क्षेत्र में ही थे। और जो ये मैप दिखाया गया है इसमें दिखाया ये भारत का जो 606 ईस्वी का मैप है, इसके अंदर पाकिस्तान भी भारत के ही अंदर है, अफगानिस्तान भी भारत के अंदर ही है, और भी कई ऐसे छोटे छोटे देश जो भारत के ही अंदर थे और बाद में चल करके आगे इनसे अलग हुए। हर्ष का शासन प्रबंध। हर्ष का शासन कैसा था? हर्ष न केवल एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता ही था, अपितु एक कुशल शासन प्रबंधक भी था। उसने अपने साम्राज्य में उच्च कोटि की शासन प्रणाली स्थापित की थी। उस समय शासन व्यवस्था का स्वरूप इस प्रकार से था। राजा हर्षवर्धन राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। उसने महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, सार्वभौम, सकलोत्तर पथनाथ, शीलादित्य आदि उपाधियां धारण की थी। राजा की शक्तियां असीमित होती। वह सेना का सर्वोच्च सेनापति था और सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता था। वह किसी को भी किसी भी पद पर नियुक्त कर सकता था, किसी की पदोन्नति कर सकता था तथा किसी को भी पदमुक्त कर सकता था। राजा का निर्णय अंतिम होता था। मंत्रिपरिषद यानी राजा के बाद मंत्रिपरिषद। हर्षवर्धन ने कुशल शासन प्रबंधन के लिए एक सुसंगठित मंत्री परिषद का निर्माण किया। उस समय योग्य और उत्कृष्ट लोगों को ही मंत्री पद पर नियुक्त किया जाता। इन मंत्रियों में सैनिक गुण होना भी आवश्यक था, क्योंकि हर्ष के समय किसी भी मंत्री को सैनिक अभियान के समय सेना का नेतृत्व करने के लिए कहा जा सकता था। प्रमुख मंत्री, जैसे ये एक डायग्राम बना करके सब बताया गया है कि कौन कौन से प्रमुख मंत्री पद दिए जाते थे। उस समय सबसे पहला पद था प्रधानमंत्री, जो राजा का प्रमुख सलाहकार होता था, और महासंधि विग्रहाधिकृत युद्ध व शांति मंत्री कहलाता था। युद्ध व शांति मंत्री को क्या बोलते थे? महासंधि विग्रहाधिकृत। और सेनाध्यक्ष को बोलते थे महाबलाधिकृत। और महल का जो सुरक्षा मंत्री था उसको बोलते थे महाप्रतिहार। और लेखा अधिकारी जो है उसको बोलते थे अष्टपटालिक। परम भट्टारक जो है वो सबसे बड़ा शासक होता था, इसीलिए उसको परम भट्टारक की उपाधि दी जाती थी। और सकलोत्तर पथनाथ का मतलब है सारे उत्तर क्षेत्र का स्वामी। प्रांतीय शासन। हर्ष ने अपने विशाल साम्राज्य को उचित ढंग से चलाने के लिए इसे अनेक शक्तियों में बांट रखा था, यानी अनेक प्रांतों में, अनेक राज्यों में कह सकते हैं।
ये शक्तियां सामंतों और महासामंतों में विभाजित थी। ये वे लोग थे जिन्होंने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। अप्रत्यक्ष रूप में ये अपने अपने प्रांत के मुखिया भी थे। इन्होंने भूपाल, कुमार, लोकपाल, नृपति व महाराजा जैसी उपाधियां धारण की थी। इनमें प्रमुख वल्लभी का ध्रुवसेन द्वितीय, कामरूप का भास्कर वर्मन, मगध का पूरव वर्मन व जालंधर के उदित आदि थे। इसके प्रत्यक्ष नियंत्रण के क्षेत्र भुक्ति कहलाते थे, कि मुखिया को उपारिक या कुमारमात्य कहा जाता था। स्थानीय शासन। भुक्ति प्रांतों को विषयों में बांटा गया था, जिनका नेतृत्व विषयपति या आयुक्त करता था। उसकी नियुक्ति स्वयं शासक करता था। विषय आगे पथक में विभाजित थे, जिनकी स्थिति आज के तहसील स्तर के अधिकारी की मानी जाती है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रधान महत्तर कहलाता था। कई स्थानों पर ग्रामिक भी कहा जाता था। उसकी सलाह के लिए पंचायत होती थी। जैसा कि हमने छठी क्लास में पढ़ा भी हुआ है कि सबसे पहले जन होते थे, उसके बाद विष होते थे, और विष से ग्राम होते थे, ग्राम से कुल होते थे, और कुल से बनता था परिवार। और सैनिक प्रबंध में क्या क्या था? हर्षवर्धन के पास एक पैदल सेना थी, अश्व सेना यानी घोड़ा सेना, घुड़सवार 1 लाख के लगभग थे, रथ सेना थी, और हाथी सेना लगभग 60,000 हाथी उसकी सेना में शामिल थे। सैनिकों की संख्या 6 लाख थी। सेना का मुखिया महाबलाधिकृत कहलाता था, और सेना का नेतृत्व करने वाला कटुक कहलाता था। राजस्व व्यवस्था कैसी थी? आय का मुख्य साधन भू राजस्व। यह कुल उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। इसे भाग या उद्रंग कहा जाता था। प्रजा स्वेच्छा से राजा को जो उपहार देती थी वह बलि कहलाता है। इसके अतिरिक्त चुंगी कर, बिक्री कर, वन कर आदि थे। यानी कि जो प्रजा राजा को उपहार देती थी वो बलि कहलाता था। ध्यान रखने योग्य बात यहाँ पर यह है। और जो 1/6 भाग लिया जाता था कुल उपज का, उसको भाग या उद्रंग कहा जाता था। व्यय यानी खर्च। हर्षवर्धन निम्नलिखित 5 तरह से अपनी आय वितरित करते थे, जो इस प्रकार है। दान देना। नंबर 1 है दान देना। हर्षवर्धन एक दानवीर सम्राट था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान कर दिए थे। हर्षवर्धन ने धन के अतिरिक्त अपने वस्त्र आदि भी दान कर दिए थे। नंबर 2 प्रजा हितकारी कार्य। हर्षवर्धन अधिकतर आय प्रजा के कल्याणकारी कार्यों पर खर्च करता था, जैसे चिकित्सालय बनवाना, विश्राम गृह बनवाना, सड़कें बनवाना, पुल निर्माण, शिक्षा का प्रबंध, पानी का प्रबंध आदि में वह खर्च करता था। नंबर 3 है वेतन। हर्षवर्धन अपनी आय का 1 भाग कर्मचारियों को वेतन देने में खर्च करता था। हर्षवर्धन के शासन में एक सेनापति से लेकर साधारण सिपाही को अपने गुजारे के लिए पर्याप्त वेतन दिया जाता था। नंबर 4 है सेना पर खर्च। हर्षवर्धन अपनी आय का एक बड़ा भाग सेना पर खर्च करता था, जिससे सेना के लिए अस्त्र शस्त्र, कवच, कुंडल, घोड़े तथा हाथियों का प्रबंध किया जाता था। नंबर 5 है राज परिवार पर खर्च। आय का 1 भाग राज परिवार पर खर्च किया जाता था। राज परिवार की जरूरत की वस्तुएं तथा महल की मरम्मत आदि पर खर्च शामिल था। न्यायिक व्यवस्था कैसी थी हर्षवर्धन के राज्य में? हर्ष के साम्राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी थी। अपराध कम थे, दंड कठोर थे। अपराधियों से जांच के लिए अग्नि, जल, विष व तुला परीक्षा करवाई जाती थी। शांति बनाए रखने के लिए हर्ष ने आरक्षी यानी आरक्षी उस समय पुलिस को बोलते थे, विभाग का भी गठन किया गया था। दंड पाशिक व दंडिक इसके मुख्य अधिकारी। उसके राज्य में गुप्तचर भी क्रियाशील रहते थे। न्याय करते समय पक्षपात नहीं होता था। अपराधी के अंग काटना व मृत्यु दंड भी प्रचलन में था। सबसे बड़ा अपराध देशद्रोह था। हर्ष के साम्राज्य में शासन का कार्य ईमानदारी से होता था, परंतु इतनी अच्छी कानून व्यवस्था होते हुए भी मार्ग सुरक्षित नहीं थे। स्वयं ह्वेन सांग को चोर डाकुओं का सामना करना पड़ा तथा 2 बार उसे भी लूट लिया गया। सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था। हमें हर्ष काल की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी तत्कालीन लेखन जैसे कि बाणभट्ट द्वारा चीनी स्रोतों से मिलती है। सामाजिक व्यवस्था यानी नंबर 1 है वर्ण व्यवस्था।
उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि संभवतः उपजातियों को मिश्रित जाति कहा जाता था। ब्राह्मण समाज को शिक्षा देते थे तथा पवित्र कार्य पूरे करवाते थे। ये प्रशासनिक कार्यों में भी राजा को सलाह देते रहते। क्षत्रिय रक्षा का कार्य करते थे एवं सैनिक के रूप में कार्यभार इन्हीं के कंधों पर था। वैश्य व्यापारिक कार्यों में संलग्न थे एवं समाज की आवश्यकता की पूर्ति इन्हीं के द्वारा पूर्ण की जाती थी। शूद्रों का कार्य सेवा करना था, जैसे कृषि करना, पशुपालन, घर बनाना, लकड़ी एवं धातु के औजार बनाना आदि। नंबर 2 है विवाह। अंतरजातीय विवाह उस समय मान्य थे। अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह को भी धीरे धीरे स्वीकृति मिल जाती थी। उत्तरी एवं व दक्षिणी भारत के विवाह नियमों में प्राय भिन्नता थी। इसी तरह उत्तर भारत में अलग अलग जातियों के विवाह के रीति रिवाज में भी भिन्नता थी। समाज में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थी। उच्च वर्णों में स्त्रियां पुनर्विवाह नहीं करती, किंतु शूद्रों व वैश्यों में पुनर्विवाह होता था। सती प्रथा प्रचलित थी। विधवा स्त्री श्वेत वस्त्र धारण करती थी। उच्च नैतिक शिक्षा। हवेनसांग ने भारतीयों को उच्च प्रतिष्ठावान बताया। वे पाप पुण्य का सदैव ध्यान रखते थे। यहाँ ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा सदैव बनी रहती थी। अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता था। आवास। नगर साधारण एवं निश्चित योजना के अनुसार बनते थे और उनके चारों ओर सुरक्षा के लिए परकोटे बनाए जाते थे। नगरों में कई मंजिलों के भवन होते थे। घरों के निर्माण में पत्थरों तथा पकाई गई ईंटों का निर्माण होता था। गांव का आकार काफी छोटा था। मकान सामान्यतया कच्चे होते थे, जिनमें कच्ची मिट्टी व लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। खान पान। लोग सादा भोजन करते थे। गेहूं तथा चावल जनसाधारण का भोजन था। घी, दूध, दही, गुड़, शक्कर, सरसों का तेल आदि भोजन के मुख्य अंग थे। प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता। कुछ लोग मांसाहारी भी होते थे। दालें, विभिन्न तरह की सब्जियां एवं फलों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है आर्थिक व्यवस्था। सभी स्रोतों से यह स्पष्ट है कि देश की आर्थिक स्थिति उस समय अत्यधिक उन्नत एवं मजबूत थी। कृषि लोगों की आजीविका का मुख्य आधार था। हवेनसांग लिखता है कि भोजन और फलों का उत्पादन भरपूर मात्रा में किया जाता था। हरिश्चरित के अनुसार चावल, गेहूं, ईंट आदि के साथ सेब और अंगूर भी उगाए जाते। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी। हरिश्चरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप जो है उसको तुला यंत्र बोलते थे, का उल्लेख है। कृषि से अलग वाणिज्य व्यवसाय और व्यापार भी प्रगति पर थे। कुछ शहर अपने व्यापार के कारण काफी प्रसिद्ध और समृद्ध हो गए थे, जैसे थानेसर, उज्जैनी और कन्नौज। देश में आंतरिक और बाहरी दोनों तरह का व्यापार होता था। व्यापार काफी समृद्ध था। कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, बर्तन उद्योग एवं औजार उद्योग प्रमुख उद्योग थे। वर्धन का चरित्र। हर्षवर्धन के महान चरित्र, सफलताओं व उपलब्धियों का वर्णन बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में मिलता है, जो कि निम्नलिखित है। तो नंबर 1 है कुशल शासन प्रबंधक एवं महान सेनापति। हर्षवर्धन केवल एक विजेता ही नहीं बल्कि एक कुशल शासक प्रबंधक भी था। उसने अपने शासन को प्रांत, जिलों व गांवों में बांटा हुआ था। वह बहुत दयालु शासक था। वह प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य का भ्रमण करता था। उसने एक विशाल सेना का गठन कर रखा था। इसी सेना के बल पर हर्ष ने उत्तर भारत के बहुत से राजाओं को हराकर उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। हर्ष ने अनेक सफलताएं प्राप्त की, जिनके आधार पर उसकी तुलना समुद्रगुप्त से भी की जाती है। नंबर 2 है हर्षवर्धन अपनी जनता से बहुत प्रेम करता था। उसने अशोक की भांति अपना समस्त जीवन प्रजा कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। वह सदैव दीन दुखियों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। वह अपने राजकोष से एक निश्चित मात्रा में धन प्रजा कल्याण के लिए चिकित्सालयों, विद्यालयों, भवनों, सड़कों आदि पर खर्च करता था। नंबर 3 परिवार प्रेमी। हर्ष प्रजा प्रेमी तो था ही, साथ ही उसका अपने परिवार के प्रति भी बहुत लगाव।
जब उसके भाई राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी गई तो वह न केवल अपने भाई की हत्या का बदला लेता है बल्कि अपनी बहन राज्यश्री को भी ढूंढ निकालता है। इससे अनूठा परिवार प्रेम किसी राजा में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है महान दानी। हर्ष अपनी दानशीलता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। उसने दान देने के लिए एक कोष का गठन कर रखा था, यानी एक खजाने का गठन किया हुआ था, जिससे वह प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रयाग सम्मेलन में भरसक दान करता था। नंबर 5 है धार्मिक सहनशीलता। हर्ष एक सहनशील राजा था। उसमें धार्मिक कट्टरता नाम मात्र भी नहीं थी। हमेन सांग के अनुसार हर्ष आरंभ में शैव मत अनुयायी था, लेकिन बाद में वह बौद्ध धर्म को भी मानने लगा। प्रयाग सभा में उसने पहले दिन बुद्ध की, दूसरे दिन सूर्य की, तीसरे दिन शिव की उपासना की। इस सभा में उसने 500 ब्राह्मणों को भोजन करवाया, वस्त्र आदि का दान भी दिया। हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सभी धर्मों के लोग रहते थे। हमेन सांग के अनुसार 643 ईस्वी में प्रयाग की सभा में हर्ष ने अपना सब कुछ दान में दे दिया था। यहाँ तक कि उसने अपने वस्त्र भी दान कर दिए थे तथा अपनी बहन राज्यश्री से वस्त्र मांगकर धारण किए थे। भरसक शक्तियां एवं सामर्थ्य के अनुसार जहां तक हो सके उसी को हम भरसक कहते हैं। यानी भरसक यानी बहुत ज्यादा, जितना हो सकता था उतना दान दिया उसने। और नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का प्रचारक। हर्ष अशोक की भांति बौद्ध धर्म का प्रचारक था। उसने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक कार्य किए। उसने अशोक की तरह अहिंसा का पालन किया तथा पशु वध व शिकार करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। उसने बौद्ध मठों व विहारों का निर्माण करवाया। वह प्रत्येक वर्ष बौद्ध सभा का आयोजन करता था। उसने धर्म प्रचार के लिए विदेशों में राजदूत भेजे। हर्ष ने 200 करमुक्त गांव नालंदा विश्वविद्यालय को दिए, क्योंकि उसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है। हर्ष ने बौद्ध धर्म के लिए इतने कार्य किए कि उनका नाम अशोक और कनिष्क के समान ही बौद्ध धर्म के इतिहास में अमर हो गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो आज भी है, उसका निर्माण हर्षवर्धन के शासनकाल में ही हुआ था। और हर्षवर्धन ने उसके निर्माण के लिए 200 गांव दान में दे दिए। विद्वानों को संरक्षण। विद्वानों को हर्ष का विशेष संरक्षण प्राप्त था। हर्ष ने अपने दरबार में अनेक साहित्यक और बौद्ध विद्वानों को स्थान दे रखा था। उसने इन विद्वानों के लिए अनेक मठ एवं विहार बनवाए। उसके दरबार में बाण, दिवाकर, मयूर, जयसेन एवं भास जैसे विद्वान रहते थे। नेक्स्ट है नाटककार सम्राट, कला एवं साहित्य को संरक्षण। हर्ष कला और साहित्य प्रेमी सम्राट था। वह स्वयं एक नाटककार एवं विद्वान शासक था। उसने 3 नाटकों रत्नावली, नागानंद व प्रियदर्शिका की रचना की। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे याद रखा जाए, क्योंकि अक्सर ये इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि उसने 3 नाटकों का निर्माण किया हर्षवर्धन ने। पहला था रत्नावली, दूसरा नागानंद व तीसरा प्रियदर्शिका। बाण भट्ट ने उसे काव्य रचना में दक्ष बताया है। हर्ष की तुलना कालिदास से की गई है। उसने बाण भट्ट जैसे महान साहित्यकार को संरक्षण दिया, जिसने हर्षचरित व कादंबरी जैसे ग्रंथों की रचना की। हर्षचरित और कादंबरी की रचना करने वाले हर्ष के जो दरबारी कवि थे वो बाण भट्ट थे। उसके दरबार का दूसरा अनमोल मोती जयसेन थे, जिसने योग शास्त्र, वेद, ज्योतिष, भूगोल, गणित व चिकित्सा आदि विषयों पर लिखा। हर्ष ने जयसेन को 80 गांवों की आय दान में दे दी थी, परंतु उसने इसे स्वीकार नहीं किया। मयूर व मातंग जैसे विद्वान भी उसके दरबार में थे। मयूर ने सूर्यास्त की रचना की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है भाई, इसको याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जो हर्ष ने की और बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं बाण भट्ट ने की और ऐसी रचनाएं भी हैं जो उसके दरबार में रहने वाले विद्वानों ने की थी। जैसे मयूर व मातंग जैसे विद्वान भी थे और मयूर ने सूर्यास्त की रचना की। शिक्षा का संरक्षण। शिक्षा को हर्ष का विशेष संरक्षण प्राप्त था। हर्ष के समय में नालंदा विश्वविद्यालय सर्वाधिक प्रसिद्ध था। हर्ष ने 200 करमुक्त गांव नालंदा विश्वविद्यालय को खर्च चलाने के लिए दान किए थे। वह अपने राज्य की आय का 1/4 भाग विद्वानों में पुरस्कार के रूप में बांटता था।
अपने विद्यालय में ह्वेनसांग का हर्ष के बारे में विवरण। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। उसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया तथा लगभग 8 वर्षों तक हर्ष के दरबार में रहा। वह 629 ईस्वी में भारत यात्रा के लिए चीन से निकला। वह बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों व बुद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए भारत आया था। ताशकंद, समरकंद तथा बल्ख से होता हुआ वह भारत के गांधार प्रदेश में पहुंचा। यहां से चलकर उसने पंजाब, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर आदि स्थानों की यात्रा की। उसने 2 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। तो ये याद रहे कि ह्वेनसांग ने 2 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण भी की थी। दक्षिण भारत में घूमने के बाद वह 644 ईस्वी में चीन के लिए प्रस्थान कर गया। चीन पहुंचकर उसने अपनी भारत यात्रा का वृत्तांत लिखा, जिसका शीर्षक था सीयूकी यानी पश्चिमी देश का वृत्तांत। यह ग्रंथ हर्षकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। तो उसने जिस ग्रंथ की यानी ह्वेनसांग ने जिस ग्रंथ की रचना की थी उसका नाम था सीयूकी और इसका अर्थ है पश्चिमी देश का वृत्तांत। ये वो रास्ते दिखाए गए हैं जिससे ह्वेनसांग चीन से भारत आया था और फिर भारत से चीन गया था दूसरे रास्ते से। जो रेड लाइन दिखाई दे रही है हमें वो उसके आने का रास्ता है और जो ग्रीन लाइन दिखा रही है वो भारत से चीन वापस जाने का रास्ता था उसका। हर्ष एक विजेता ही नहीं बल्कि एक कुशल शासन प्रबंधक, दयालु, दानवीर, साहित्यक का संरक्षक तथा उच्च कोटि का विद्वान सम्राट था। हर्ष प्राचीन काल के भारतीय इतिहास का महान सम्राट तथा महान साम्राज्य निर्माता था। उसने सम्राट अशोक की भांति संपूर्ण शक्ति को जनसेवा में लगा दिया। भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में योगदान देकर राष्ट्र को अग्रसर किया। हर्ष के प्रत्येक कार्य में समाज को उन्नत बनाने का ध्येय विद्यमान होता था। माइंड मैप यानी इस मैप के द्वारा हम ये समझेंगे कि हर्ष का एक तो प्रशासनिक कार्य कैसे थे और राजनीतिक कार्य कैसे थे और आर्थिक कार्य किस प्रकार से थे। यानी कि उसके राज्य में एक राजा था, उसके बाद मंत्री परिषद में एक प्रधानमंत्री, फिर महासंधि विग्रहाधिकृत और महाबलाधिकृत और महाप्रतिहार और सैनिक प्रबंध भी थे। उसके बाद आता है उसका प्रशासनिक राज्य, प्रांतीय शासन, स्थानीय शासन और प्रजाहितकारी कार्य और आर्थिक स्थिति में आय और व्यय, कानून, दंड व न्याय। इसके द्वारा हम समझेंगे कि हर्षवर्धन का चरित्र यानी हर्षवर्धन कैसा आदमी था ये हम पढ़ भी चुके हैं, फिर भी एक बार इनको याद रखने के लिए एक अच्छी तरह से ये डायग्राम बना करके समझाया गया है यहाँ पर। यानी परिवार प्रेमी था, महान दानी था, धार्मिक सहनशील था, नाटककार भी था, बौद्ध धर्म का प्रचारक था, विद्वानों का संरक्षण देने वाला था, शिक्षा का संरक्षक था, कुशल प्रशासन प्रबंधक एवं महान सेनापति भी था और अपने परिवार से प्रेम करने वाला एक महान सम्राट भी था। उसके बाद आता है हर्षवर्धन एक नजर में। नाम था हर्षवर्धन। जीवन काल रहा उसका 590 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। माता का नाम था यशोमती और पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। वंश था पुष्यभूति, राजधानी थी थानेसर जिसे आज कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। शासनकाल रहा 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक और धर्म था उनका हिंदू और बौद्ध, दोनों ही धर्मों को वो मानते थे। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक हर्षवर्धन और तात्कालीन समाज और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताना। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स।